नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर कोने की बड़ी खबरें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य से क्या है बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए संपूर्ण भारत। कांग्रेस और सपा के बीच यूपी में गठबंधन हो गया है। कांग्रेस 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने एमपी की एक सीट सपा को दी है। लखनऊ में इसकी घोषणा हुई। यूपी की 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर सपा या फिर अन्य सहयोगी दलों के हिस्से आने वाले हैं। सपा अब तक 31 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। संदेश खाली घटना को लेकर INDIA गठबंधन पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश की बहनों बेटियों की आबरू लूटी गई, फिर भी इंडिया गठबंधन खामोश है। ये उनका नारी सम्मान को लेकर स्तर दिखता है। के बारे में नारी सम्मान वोट के लिए इतनी बड़ी देश की बेटियों, बहनों और माताओं की आबरू लूटी है, वहां पर उन्होंने बार बार कंफर्म किया, हाईकोर्ट ने किया, फिर भी वो खामोश है। तो ये है इनका अस्तर नारी के बारे में, नारी सम्मान के बारे में। धन्यवाद। वोट के लिए इतनी बड़ी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपसी समन्वय से ये निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। शेष 63 सीटों पर INDIA गठबंधन के जो सपा और अन्य दलों से भी उम्मीदवार होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। उत्तर प्रदेश AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ 2014, 2017, 2019 और 2022 का चुनाव हारा। 2022 के चुनाव में सपा को इतने मुस्लिम वोट मिले कि उन्हें पहले नहीं मिले थे। उसके बावजूद वो बीजेपी को नहीं रोक पाए, फिर भी हार गए। और कितने चुनाव सपा हारेगी। जो पिछला विधान अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, MIM को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूँ उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आज सुबह किसान जब दिल्ली चलो मार्च के तहत आगे बढ़ने लगे, तब उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। यही वजह रही
कि तब मौके पर जमकर बवाल हुआ। हालांकि इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि किसान आगे न बढ़ें। सूत्रों के अनुसार दोपहर को 12:50 के आसपास बताया गया कि शंभू बॉर्डर पर फिलहाल करीबन 10,000 लोगों की भीड़ है। इन लोगों के पास करीबन 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हैं, जबकि प्रदर्शनकारियों के पास पुलिस बैरिकेड तोड़ने के लिए 2 प्रोक्लेम मशीन और जेसीबी मशीन है। मौके पर कई प्रदर्शनकारी ऐसे भी बताए गए जिनके पास डंडे, पत्थर, आयरन शील्ड और फेस मास्क भी है। शंभू बैरियर पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हमारे साथ किसान जथेबंदियों से हैं। सर, क्या रणनीति लेके आ जाते हैं? ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰਾ खुशहाल रहे। ਅਸੀਂ अपने देश के रल मिल के मसले हल करें। सो किसानों का कहना है कि हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर सरकार हमारे ऊपर बल का प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें दिल्ली पहुंचने दो ताकि हम अपनी बात सरकार के आगे रख सकें। कैमरामैन गौरव के साथ जसवीर सिंह। तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की देख रहे हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर शंभू बॉर्डर है और यहाँ पे अलीगढ़ हरियाणा पुलिस की तरफ से काफी गैस के गोले फेंके गए हैं और किसानों और प्रशासन के बीच में काफी तनाव बढ़ा हुआ है। और प्रशासन का कहना है कि किसानों ने अर्थ मूविंग जितने भी इक्विपमेंट्स है या जैसे कि जेसीबी मशीन है या पोकलेन मशीन है वो लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की देख रहे हो। यहाँ पे किसान बहुत बड़े जत्थों में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हर गाँव में यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, किसान बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। किसान आंदोलन अब नया मोड़ ले रहा है। सरकार के नुमाइंदों और किसानों के बीच बात करने के बाद भी बात नहीं बनी, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया। इसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर काफ़ी तनातनी का माहौल बना रहा। किसान बॉर्डर पर भारी मशीनरी, बुलेट प्रूफ पोकलेन, जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन लाए गए हैं, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है ताकि किसानों को रोका जा सके। किसान आंदोलन के बीच खनौरी बॉर्डर पर काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस, दोनों में तनातनी छिड़ी हुई है। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है ताकि किसान बॉर्डर पार ना कर सकें। किसानों के अल्टीमेटम को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। किसानों को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता माखन शर्मा ने हालातों का जायजा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के संघर्ष को लेकर कहा, किसानों का ये संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार से बातचीत को लेकर कहा कि सरकार और किसानों में बातचीत होनी ही चाहिए, बातचीत से ही हल निकलेगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਆ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ किसान आंदोलन को देखते हुए पंजाब के डीजीपी ने सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने खनौरी और शम्भू में पंजाब हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी, पोकलेन, टिप्पर, हाइड्रा और भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोक दिया है ताकि किसान आंदोलन ज्यादा उग्र न हो। किसानों के अल्टीमेटम को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। किसानों को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता माखन शर्मा ने हालातों का जायजा लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के संघर्ष को लेकर कहा, किसानों का यह संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार से बातचीत को लेकर कहा कि सरकार और किसानों में बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकलेगा। तो ये संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में, ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त करेगा। ये रोष प्रकट करा है आज। दिल्ली पूर्वी रेंज के एसीपी सागर सिंह कलसी ने किसान आंदोलन को लेकर जानकारी देते हुए बताया, हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। अभी तक गाजीपुर की तरफ से किसानों के आने का किसी तरह का इनपुट नहीं है। पुलिस की तैनाती की गई है। प्रयास है कि ट्रैफिक सामान्य रहे। इलाके में भी गश्त कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से किसानों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में पूर्व की तरफ सभी 5 बॉर्डर्स पर ट्रैफिक सामान्य है। एसपी अर्पित जैन ने कहा कि हमने दिल्ली बॉर्डर पर कुल 10 कंपनियों को तैनात कर दिया है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लोगों से अपील है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। जिसमें कि देखिए दिल्ली बॉर्डर पर झज्जर पुलिस पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। हमने टोटल जो है 10 कंपनियां हैं अभी जो डिप्लॉयड हैं, जिसमें कि ट्रैफिक ड्यूटीज़ भी हैं और 2 पैरामिलिट्रीज़ हैं। 2 हमारी बिल्कुल ही ट्रेंड कंपनीज़ हैं और बाकी कंपनीज़ हैं। साथ ही सभी जो हमारे डीएसपीज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और हम हर क्षण पे जो भी स्थिति बन रही है उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और जैसे भी जो भी स्थिति आती है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार। किसानों के विरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसी भी चीज़ का समाधान लगातार बातचीत से ही निकाला जा सकता है। मैं किसान संगठन से अपील करता हूं कि सभी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते आगे बढ़ें। समाधान, आपसी समझ, आपसी जिसको कहा जाए कि संवाद और लगातार बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। और हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल कर के ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकता है उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। संपूर्ण भारत का सफर लगातार जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी कानूनी गारंटी होनी चाहिए। सभी फसलों को नहीं कर सकते लेकिन एसेंशियल कमोडिटी को कर सकते हैं।
हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिकोस आज सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद दोनों लीडर्स के बीच बातचीत हुई। इस दौरान ग्रीस के पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी में मुझे एक दूरदर्शी नेता और एक सच्चा मित्र दिखता है। भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि इस दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री मंगलवार देर रात 2 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हुए थे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उन्हें रिसीव किया था। 16 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत आया है। इसके पहले प्रधानमंत्री कोस्टास कर्मनलिस जनवरी 2008 में भारत आए थे। ग्रीस के प्रधानमंत्री नवे रायसीना डायलॉग 2024 के चीफ स्पीकर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ग्रीस पीएम के साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत आया है। इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। रायसीना डायलॉग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का मंच है। इसमें मुख्य तौर पर 100 से ज़्यादा देशों के विदेश मंत्री बैठक करते हैं। इस साल ग्रीस के पीएम चीफ गेस्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीक के प्रधानमंत्री किरियाकोस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए तेजी से अग्रसर हैं। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसर की पहचान की है। भारत, योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री मित्सोताकिस, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री मित्सोताकिस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। और 16 वर्षों के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के भारत दौरे को लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री किरियाकोस आज एक और कल भारत की राजकीय यात्रा पर है। ग्रीक पीएम का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए राजघाट का दौरा भी किया। पीएम मित्सोताकिस आज शाम को उद्घाटन होने वाले नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। ग्रीस पीएम अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। वो अपने देश लौटने से पहले मुंबई भी जाएंगे। Leaders, you would also recall that during Prime Minister's visit to Greece, both countries had decided to elevate their relationship to a strategic partnership. This visit of the Greek Prime Minister and the discussions, comprehensive discussion during the ongoing visit have focused on enhancing and enriching all elements of strategic partnership, whether it's in the political domain, security aspects, economic relationship, as also the cultural ties. Both leaders also discussed the regional and the global issues of common concern, as also the ongoing developments in छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर आएंगे।
सीएम साय का आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर लोगों में खासा उत्साह है। इस मौके पर बगिया में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन के मौके पर ग्राम बगिया में हर साल की तरह इस साल भी श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने और अपनी माता से आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। आज लखनऊ में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। सीतापुर में नैमिषारण्य धाम में श्री 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 जगदम्बा राजराजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये जो पवित्र काम हो रहा है इससे सरकार भी हर प्रकार का सहयोग करेगी। मैं इसके लिए स्वामी जी और संतों को आश्वस्त करता हूं। संसाधनों के अभाव में भी प्राचीन अरण्य संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए इस राजराजेश्वरी आश्रम और देवी के इस भव्य विग्रह को यहाँ पर स्थापित करने का योगदान किया है। और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि ये पवित्र धार्मिक आयोजन है, लोक कल्याण के लिए है, राष्ट्र कल्याण के लिए। लोक कल्याण का अंततः उद्देश्य राष्ट्र कल्याण होता है और राष्ट्र कल्याण का उद्देश्य भी लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो पवित्र कार्य हो रहा है, इस पवित्र कार्य के साथ सरकार भी हर प्रकार का सहयोग और सपोर्ट करेगी। मैं इस बात के लिए पूज्य स्वामी जी को और यहाँ के पूज्य संतों को आश्वस्त करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर दिल्ली विधानसभा में कहा, कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में घटा ऐसा लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण मौजूद थे। 1 महीने के घटनाक्रम ने बता दिया कि भाजपा चुनाव जीतती नहीं है, भाजपा चुनाव चोरी करती है। देश के सामने उनका चीर, जो लोग द्रौपदी का चीर हरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीर हरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीर हरण करके। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा, उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 91वें ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली में तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक बार फिर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को लेकर ट्रेन द्वारकाधीश के लिए निकली। सीएम केजरीवाल ने इस दौरान श्रवण कुमार का जिक्र करते हुए कहा, जैसे उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई, वैसे ही मैंने अपने माता पिता को यात्रा कराई है। सीएम केजरीवाल ने कहा, 10 से 15 दिन पहले मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपनी पत्नी और माता पिता के साथ अयोध्या गया और रामलला का आशीर्वाद लिया। मेरे साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और उनकी पत्नी माता पिता भी थे। मेरा एक परिवार है जिसमें मेरे माता पिता और मेरे बच्चे हैं। दूसरा बड़ा परिवार दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं। हमारी दिल्ली में हम लोग बुजुर्गों को अलग अलग स्थानों पे तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। शिरडी बाबा, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, पुरी जी, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो हर हफ्ते लगभग एक ट्रेन जाती है। आज तक 90 ट्रेन जा चुकी है और आज 91वीं ट्रेन जा रही है द्वारकाधीश। इसमें भी लगभग 780 लोग जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा, लोग बहुत खुश हैं, बुजुर्ग बहुत खुश हैं जो ट्रेन में जा रहे हैं। उनका आना जाना खाना पीना सब फ्री होता है। वो बस घर से कपड़े लेके आते हैं, बाकी सारा ख्याल दिल्ली सरकार रखती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कानपुर पहुंची। यहां से यात्रा पंचक्की चौराहा, नरौना माल रोड चौराहा, घसियारी मंडी,
हालुआगंज चौराहा गणेश मंदिर होते हुए घंटाघर पहुंचेगी। राहुल की अगवानी के लिए प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान राहुल ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। देश की सबसे बड़ी 10 कंपनियों में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की कोई भागीदारी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम जातीय जनगणना की जरूरत है। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने मिलन 2024 के दौरान रेवेन्यू कैपेबिलिटी का अभ्यास किया। आज भारतीय नौसेना का अभ्यास का दूसरा दिन है। भारतीय नौसेना पहली बार 51 देशों के साथ 19 से 27 फरवरी तक नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रही है। इसके व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास सम्मेलन 2024 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। मिलन से देश के नौसैनिक हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये नौसैनिक सहयोग में एक नए युग की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहे जाने के मामले में अब्तूल देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बंगाल के एक सिख आईपीएस अधिकारी को बीजेपी नेता की ओर से खालिस्तानी कहा जाना बेहद निंदनीय है। शायद बीजेपी को नहीं पता कि देश को आज़ाद कराने और उसकी आज़ादी को बरकरार रखने में आज तक सबसे ज़्यादा बलिदान पंजाबियों ने दिए हैं। बीजेपी को पंजाबियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देहरादून में कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। बैठक में बजट सहित कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई, साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बैठक विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पेश करने पर हुई। वाले लोगों के देखिए, एक तो आज जो ये टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है, इसके उद्घाटन होने से इसके प्रारंभ होने उत्तराखंड भाषा संस्थान ने देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित साहित्य सम्मान समारोह में 10 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। इन साहित्यकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। दीर्घकालीन साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार लक्ष्मण सिंह बिष्ट को सुमित्रा नंदन पत साहित्य गौरव और डॉक्टर सुशील उपाध्याय को कथा साहित्य के शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अलग अलग भाषाओं में लिखे पुराण पुस्तक का भी विमोचन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग की ओर से लेखा परीक्षक के पद पर चयनित 51 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, अब वो उत्तराखंड शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे, इसकी उन्हें अपेक्षा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसके बाद वो देहरादून में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान भट्ट ने कहा, नेतृत्व के विश्वास, कार्यकर्ताओं के स्नेह और सीमांत क्षेत्रवासियों के होने के नाते ये दायित्व तो उनके लिए पीएम मोदी का पारितोषिक है। पारितोषिक यानी कि प्रेज। साथ ही उन्होंने अगले 100 दिन कोई विश्राम नहीं लेने के मोदी संकल्प पर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि नेतृत्व ने मुझे योग्य समझा। मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं, जो अपेक्षाएं इस संगठन ने मुझसे की है, मेरे नेतृत्व ने मुझसे की है, प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। खाद्य आपदा क्षेत्र हमारा रहता है, अनेकों समय पर इस प्रकार परिस्थितियाँ निर्माण होती है कि जन को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो मेरा प्रयास रहेगा, आपदा के समय हो चाहे सड़कों के क्षेत्र में, अनेकों जो विषय छूट गए हैं, जो विकास के लिए आज भी जनता उस विकास को देखना चाहती है, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह है और मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली में भारत के प्रमुख सम्मेलन 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान डेनमार्क के विदेश मंत्री लॉर्स लोके
रासमुसेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और अन्य देशों के मंत्रियों ने भी ग्रुप फोटो ली है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है। कोटला मुबारकपुर में मकान ढह गया है। मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड के 7 गाड़ियां मौजूद। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल बताया जा रहा है। कोटला मुबारकपुर की यह घटना मौके पर 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। तो संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। ब्रिटेन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।